नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ आपका जो निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। लेखक नामवर सिंह, वाचन स्वर अवनीश पटेल। एक भाग इसका हो चुका है, 3 भागों में यह आपके सामने आएगा। आइए देखते हैं दूसरा भाग। इससे पहले हमने यहाँ तक देखा था कि जिजीविका मतलब यहाँ पे है, जो लास्ट यहाँ पे था कि धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो इसके आगे अब देखते हैं पवित्र है के आगे। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आगे जहाँ संस्कृति के केवल संग्रहकर्ता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं बोलते हैं। अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ देखते हुए कहते हैं, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौदते चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा को आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। इस दृष्टि से यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है, जो आगे के संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती है, अपने अनुभव को समृद्ध बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही से स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है, आकस्मिक नहीं है। कि आगे द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरा नंद शास्त्री स्मारक व्याख्यानमाला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामासिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान अनायास और चिर परिचित है और इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ ही वे यह भी मानते हैं कि तर्क भावों, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामासिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है और इस क्षेत्र में वो भारत की कोई विशेषता नहीं है। सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति, जिन 2 यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे ने भारतीय संस्कृति के विवेचन के लिए अपनाया है, उनका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से। आदान प्रदान यदि सभ्यता के इस क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है, फिर भी जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामासिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया है, उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत न मानना आगे के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है कि इसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो स्वयं आज्ञा और गोविंद चंद पांडे शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है, जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित जिस संस्कार की ओर आज्ञा ने संकेत किया, उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अपरिचित हैं। यह तो स्वयं आज्ञा भी न स्वीकार करेंगे, फिर भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को आगे है भी बाधा माना है। क्या फिर भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यान में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। कहते हैं, संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है।
संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण होता है और प्राचीन काल से संबद्ध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और रूढ़ी मात्र बनकर रह गई। ऐसे संस्कार जब समय बृहत्तर मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते। इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। यह वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायतियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता है। बहुत क्लेश होने पर भी हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा है, आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपीय मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं। हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है, मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थित कर सकता है, मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ और दूसरे या तो है ही नहीं या है भी तो एक ही बात मान बैठे। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गडलिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। पंडितों की समझ का यह इकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्यतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की इकारी परंपरा की संकीर्णता का निदर्शन है। प्रसंगवश द्विवेदी जी के इस प्रयास की परंपरा हिंदी में पहले से ही दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था, जिसके जवाब में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े थे। नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में जिनके जवाब में कवि को काव्य और कला, रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े थे, नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भी भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ी। और काव्य कला निबंध का आरंभ भी इस प्रकार होता है कि भारतीय वाङ्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु अभारतीय अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। अत्यंत शीघ्रता से को बिना देखे अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु अभारतीय अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। प्रसाद ने भी यह लक्षित किया है कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानता अपनी स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति और अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में है वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक की सौंदर्यानुभूति संबंधिनी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही। सबसे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल की है कि उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियां भारतीय रंग स्थल पर अवतीर्ण और लोप होती हैं दिखाई देती हैं, जिन्होंने हमारी सौंदर्यानुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार से विकृत करने का ही उद्योग किया है। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से होता है, किंतु यह आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र हैं और जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वह अरुण के अधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देती थी। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की और कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी दृष्टि में जीवन में
काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है अथवा काम में भी मुख्य है अथच काम में भी अर्थात काम में भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण वह कहना कठिन है कि द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किस हद तक परिचित है, किंतु तत्वतः वह वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व, नाग, द्रविड़ आदि आर्यतर जातियों को देते हैं। विचार और वितर्क 1945 में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर तंत्र साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ। अजंता के चित्रित सांची, भरहुत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीज़ें हैं, एक में तेज है, दृप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, दूसरे में लालित्य है, माधुर्य और व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है, कालिदास के काव्यों में आर्यता। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। पता चला है कि सांची, भरहुत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाले एक सौंदर्य प्रिय जाति थी जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत से ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की जिनका पता आर्यों को न था। कामदेव और अप्सराएं उनकी देव और देवियों सुंदरियों की पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके पैर की चीज़ है, अलगापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्य आर्यतर जातियों से महाकवि ने ली थी। इसी क्रम में आगे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में भी उसके आर्यतर की विद्या न मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्यवेद नामक पांचवें वेद की सृष्टि की थी। नाट्यवेद नामक पांचवें वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है कि इस कथा की जरूरत न हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे। उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। प्रथम संस्करण 180-87 पेज। आर्यतर अवदान की इस सूची में यदि भक्ति द्राविड़ उपजी और अभिरो के आराध्य देव बालकृष्ण तथा देवी राधा को जोड़ लें तो हमारी परंपरा में सुंदर माने जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्यतर न हो। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या क्या सुंदर है। अंतर केवल है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही विभिन्न आर्यतर जातियों का अवदान मानते हैं। फिर भी एक बात में उभयत्र समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित और मिथक से भिन्न है। इस मिथ की आर्य से इतना चिड़ इसलिए है कि इसके ध्वजधारियों को सुंदर से परहेज है और जैसा कि प्रसाद ने राष्ट्रवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है, आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं और कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है, ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पद के लिए जो जनर फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। इसलिए नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपने ही परंपरा के अंदर आर्यता तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया। एक ही परंपरा और दूसरे के प्रति परंपरा दो दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है। थोथे नैतिकतावाद के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा, सुंदर
को ही लेकर यह सारा विवाद इसलिए है कि जैसा कि प्रसाद ने कहा है, संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने के मौलिक चेष्टा है। यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृतियों को नाम पर नैतिकता के ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादी कवियों की कौन कहे, स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे, स्वयं विद्यापति और सूर्य जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी ग्राह्य नहीं है। आनंद और माधुर्य को लोकमंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचने की आशंका है। संभवतः ऐसे ही पूर्वग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना में आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कला विलास 1940 नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर परिवर्तित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से छपी। भारतीय प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है, नंगी भुभुक्षा पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है, नंगी बुभुक्षा पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो कलात्मक विलासिता किसी वर्ग क्षेत्र कलात्मक विलास किसी जाति के भाग में सदा सर्वथा नहीं जुटता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए, और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य सुकुमारता की रक्षा कर सके। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है। उस जाति में जीवन के प्रति ऐसा एक दृष्टिकोण प्रतिष्ठित होना चाहिए जिससे वह, तो इसके बाद अगले भाग में देखते हैं। अगला तीसरा और आखिरी भाग होगा संस्कृति और सौंदर्य का। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर तो कीजिए ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।